नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। अपनी बात रखो, उसके पहले तथागत बुद्ध को नमन करता हूँ, क्योंकि तथागत बुद्ध ने इस संसार को दुख मुक्ति का मार्ग दिया, जिस पर चल करके कोटि कोटि प्राणियों ने अपने जीवन का उद्धार किया। उस पर चलने का प्रयास जारी है। धर्मराजा सम्राट अशोक को नमन, क्योंकि धर्मराजा सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को पूरी दुनिया में प्रचारित और प्रसारित किया। महाराजा अशोक के कारण आज दुनिया में कोई भी देश नहीं है जहां बुद्ध के लोग न हो। दुनिया के बहुत सारे देश तो बौद्ध राष्ट्र हैं। जो लोग बौद्ध हैं वह लोग भारत को बहुत सम्मान देते हैं। सम्मान इतना करते हैं कि वह लोग भारत की तरफ अपना पैर करके नहीं सोते हैं। दुनिया के बौद्ध लोग भारत को गुरु का देश कहते हैं, भारत को गुरु भूमि कहते हैं। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर महाराजा अशोक ने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का पूरी दुनिया में प्रचार और प्रसार नहीं किया होता तो ये भारत कभी दुनिया के लिए विश्व गुरु नहीं बनता। अगर ये दुनिया विश्व गुरु भारत को मानती है तो अशोक के कारण मानती है, बुद्ध के कारण मानती है। इसलिए अशोक को बहुत कृतज्ञता के साथ स्मरण करता हूँ। नमन करता हूँ बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश को दुनिया का सबसे सुंदर संविधान और उतना ही बेहतर बुद्ध धर्म महान दिया। नमन करता हूँ इस देश के उन सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को जिन लोगों ने देश में समतामूलक समाज की लड़ाई लड़ी और जिन लोगों के संघर्षों के कारण ही इस देश में समता और मानवता का संदेश बढ़ रहा है। और उस समता और मानवता का संदेश बढ़ाने वाले महापुरुषों में जो अग्रदूत है, ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले, जिनका हम जन्मदिन मना रहे हैं, उन्हें अपना श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूँ। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति बेसिक शिक्षक महासभा के 6वें प्रांतीय अधिवेशन में विभिन्न जनपदों से आए हुए इस महासभा से जुड़े हुए सभी शिक्षक और शिक्षिकाएं, मंच पर उपस्थित सभी पदाधिकारियों का मैं बहुत आभार ज्ञापित करता हूं कि आप लोग न केवल अपना अधिवेशन कर रहे हैं, बल्कि अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण दिवस पे कर रहे हैं। आज देश में शिक्षकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है।
और इस महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन तब हो सकता है जब हम साथ बैठे, साथ चिंतन करें। जब मैं किसी शैक्षणिक संस्थान में जाता हूँ, शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े हुए लोगों से मिलता हूँ, शिक्षकों से मिलता हूँ, विद्यार्थियों से मिलता हूँ, तो मुझे बुद्धकालीन शिक्षा की याद आने लगती है। आप जानते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो भारत है वह देश का अंधकार युग है। उसे देश का अंधकार युग कहा जाता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में तथागत का जन्म हुआ। उन्होंने बुद्ध ज्ञान में सम्यक संबोधि की प्राप्ति की, अर्थात बुद्धत्व प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्त किया। और जब भगवान बुद्ध ज्ञान में ज्ञान प्राप्ति के लिए संघर्ष कर रहे थे, आप जानते कि 6 साल तक वह रिसर्च करते रहे, ज्ञान के विविध आयाम खोजते रहे। इस संसार में दुख क्यों है, दुख के कारण क्या है, दुख का निवारण कैसे हो सकता है, दुख का मार्ग क्या हो सकता है, उस पे 6 साल तक चिंतन करते रहे। 6 साल के चिंतन में कई बार स्थितियां ऐसी आई कि उनको बहुत महीनों तक भूखे रहना पड़ा, प्यासे रहना पड़ा, और भूख प्यास से उनका जो शरीर है वह जर्जर हुआ। कई बार राजकुमार सिद्धार्थ भूख से प्यास से बेहोश हो जाया करते थे, जमीन पे गिर जाते थे और सप्ताह सप्ताह तक उन्हें होश नहीं आता था। फिर उठते थे, फिर उन्हीं बातों के चिंतन में लग जाते थे। स्थितियां यहाँ तक आ गई कि अब उनका प्राण नहीं बचेगा। एक राजकुमार सिद्धार्थ चिंतन कर रहे थे, बोधि वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, और उनको लगा कि शायद प्राण न बचे, और उन्होंने संकल्प लिया। वहां पे कहा कि कुछ भी हो जाए, चाहे प्राण रहे या चले जाए, जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक यहां से उठूंगा नहीं। जब मैं ज्ञान प्राप्ति के लिए लोगों का संघर्ष देखता हूं, पूरी दुनिया के जो ज्ञानी लोग हुए, जब उनका जीवन चरित्र पढ़ता हूं, तो तथागत बुद्ध से पहले कोई ऐसा चरित्र नहीं दिखाई देता है जो ज्ञान प्राप्ति के लिए अपने जीवन को दांव पे लगाया हो। लोग संपत्ति प्राप्ति के लिए जीवन दांव पे लगा देते हैं और बहुत कुछ चीजों के लिए जीवन दांव पे लगा देते हैं, लेकिन कोई ज्ञान के लिए जीवन दांव पे लगावे तो मुझे बुद्ध के अलावा कोई व्यक्ति नहीं दिखाई देता, वो बुद्ध दिखाई देते हैं। और जब हम शिक्षकों के बीच में बैठे हुए हैं तो हमें दुनिया का महान शिक्षक बुद्ध बहुत याद आते हैं और उनसे प्रेरणा लेने की आपसे बात करते हैं। बुद्ध के पहले इस देश में जो शिक्षा व्यवस्था थी उसे गुरुकुल कहा जाता है। गुरुकुल में एक गुरु है, उनके कुछ विद्यार्थी हैं, वह किसी जंगल में, किसी वृक्ष के नीचे, किसी बागीचे अपने शिक्षकों को शिक्षित कर रहे हैं। आगे चल करके गुरुकुल में थोड़ा सा परिवर्तन आता है। गुरु अपना आश्रम बनाता है और अपने आश्रमों में अपने विद्यार्थियों को शिक्षित कर रहा है। और उस गुरुकुल में
वर्ण आधारित शिक्षा व्यवस्था है। वहाँ वर्ण व्यवस्था लागू है। वर्ण व्यवस्था में जो ब्राह्मण है वही शिक्षक है और अपने वो समाज के बच्चों को शिक्षित कर रहा है, उसे वेद पढ़ा रहा है। आप लोग जरा सामने सरिया भैया। जो दूसरा वर्ग है जिसे क्षत्रिय कहा गया, उसके लिए अलग गुरुकुल है और वहाँ उसे शस्त्र की शिक्षा दी जा रही है। क्षत्रियों को शास्त्र की शिक्षा नहीं दी जा रही है। जो देश में दो वर्ग और है जिसे वैश्य और शूद्र कहा गया, उन दोनों का गुरुकुल में प्रवेश वर्जित है। वह गुरुकुल में नहीं जा सकते हैं। पूरा का पूरा जो बहुजन समाज है वह शिक्षा से वंचित किया गया है। भगवान बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्त किया और ज्ञान प्राप्त करने के बाद जब सारनाथ में आए, सारनाथ में उन्होंने संघ स्थापित किया और जब उनके संघ में 61 लोग हो गए, 60 लोग हो गए, तो बुद्ध उन्हें उपदेशित करते हुए कहते हैं, चरत विख्वे चारकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय। अर्थात हे भिक्षुओं, बहुतों के हित के लिए, बहुतों के सुख के लिए लोक पर अनुकंपा करते हुए लोगों को शिक्षित करो। कहा लोगों को ऐसा उपदेश दो जो आज में कल्याणकारी हो, मध्य में कल्याणकारी हो, अंत में कल्याणकारी हो। शब्दों और अर्थों के माध्यम से श्रेष्ठतम जीवन की स्थापना करो। भगवान बुद्ध के पहले और बाद में भी एक अवधारणा है बहुत सारी परंपराओं में, और कहीं न कहीं आप भी कहते होंगे, जिसको प्यास लगती हुई कुएं के पास जाता है। यानी प्यासा कहाँ जाता है? कुआं के पास जाता है। भगवान बुद्ध ने अपने भिक्षुओं से कहा, अपने शिक्षकों से कहा कि बात ठीक नहीं लगती है। कहा कि धारणा बहुत गलत है कि कोई प्यासा कुएं के पास जाए। बुद्ध ने कहा बात वो अच्छी लगती है कि कुआं ही प्यासों के पास जाए। भगवान बुद्ध ने कहा कि आप समझदार लोग हैं, आप ज्ञानी लोग हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि आप घर घर तक जाइए, लोगों तक जाइए, देश देश में जाइए, चारों तरफ फैल जाइए। भगवान बुद्ध ने जब ऐसा प्रेम भरा अनुशासन किया तो उनके शिष्यों ने, उनके भिक्षुओं ने वह लोगों को शिक्षित करने के लिए वो गांव-गांव गए। उन्होंने चारिकाएं करी और लोगों को सुसभ्य बनाया। जो अंधकार अज्ञान में भटक रहे थे उन्हें ज्ञान दिया। उसी संघ का अनुकरण करते हुए हमारे बौद्ध राजाओं ने, हमारे सेठों ने, साहूकारों ने, समृद्ध लोगों ने देश में विहार बनाने शुरू किए। दो तरह के विहार बने। एक विहार होता था, एक महाविहार होता था। विहारों में सामान्य शिक्षा दी जाने लगी और महाविहारों में उच्च शिक्षा दी जाने लगी, डिग्री दिया जाने लगा। विहारों का, महाविहारों का इस तरह विस्तार हुआ कि जब देश में कोई विद्यालय नहीं बना, जब देश में पूरी दुनिया में कहीं से विद्या शब्द की उत्पत्ति नहीं हुई, उस समय हमारे भिक्षुओं ने, हमारे बौद्धों ने, हमारे राजाओं महाराजाओं ने विश्वविद्यालयों की स्थापना करी। नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का पहला विश्वविद्यालय। न केवल नालंदा बना, तक्षशिला बना, विक्रमशिला बना, उदंतपुरी बना, सिरपुर बना, सारनाथ बना, कुशीनगर बना। देश के विभिन्न जगहों पे बहुत सारे शिक्षा के केंद्र बने। और हमारे जो शिक्षा के केंद्र बने वो सारे के सारे निःशुल्क रहे। दुनिया में बुद्ध के पहले और बुद्ध के बाद जितने शिक्षक हुए वह सब लोगों से शिक्षा लेते रहे, शिक्षा शुल्क लेते रहे।
दुनिया में जितनी शैक्षणिक संस्थाएं हैं, सब लोगों ने पैसा लेकर के लोगों को पढ़ाया, धन लेकर के लोगों को पढ़ाया है। आज भी दुनिया में जितने शिक्षा के केंद्र हैं, आज भी दुनिया में जितने शिक्षक हैं, वो धन लेकर के पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ा रहे लोगों को। आप याद करिए, भगवान बुद्ध के धर्म से जुड़े हुए जो शिक्षक हैं, शिक्षा के केंद्र हैं, उन लोगों ने लोगों को शिक्षा देने के लिए कहीं कोई शुल्क नहीं लिया है। नालंदा विश्वविद्यालय निःशुल्क रहा है, तक्षशिला निःशुल्क रहा है, उदंतपुरी निःशुल्क रहा, सारे शिक्षा के केंद्र निःशुल्क रहे। तो आज भगवान बुद्ध का धर्म जाने के बाद, भगवान बुद्ध की शिक्षाएं लुप्त हो जाने के बाद भारतवर्ष में पुनः शिक्षा का बुरा हाल हो गया। और इतना शिक्षा का बुरा हाल हुआ कि जो बुद्ध के पहले 4 वर्ग में केवल एक वर्ग को शास्त्र शिक्षा दी जा रही थी, बुद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था नष्ट होने के बाद पुनः 3 वर्गों को शिक्षा से वंचित किया जाने लगा। और उसका सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव देश में जो शूद्र समाज के लोग थे, जो महिलाएं थी, उनके ऊपर पड़ा। और उसमें भी जो सबसे ज्यादा बुरा हाल महिलाओं का हुआ, क्योंकि महिलाएं तो शूद्र भी थी और महिलाएं थी। एक कहावत है, एक तो नीम दूसरे एक तो करेला दूसरे नीम पे चढ़ा। तो महिलाओं का बहुत बुरा हाल हुआ। और ये बुरा हाल 18वीं शताब्दी से चलता रहा। 18वीं शताब्दी में फूले दंपति का उदय हुआ और फूले दंपति ने जो देश की दुर्दशा थी, विशेष रूप से जो बहुजनों की दुर्दशा थी, उसको लोगों ने चिंतन किया, मनन किया। न केवल चिंतन मनन किया बल्कि उसका समाधान भी दिया। फूले दंपति ने देश में अस्पृश्यता आंदोलन का उन्मूलन का आंदोलन चलाया। फूले दंपति ने खेतीहर किसान मजदूर वर्ग की सेवाएं की। फूले दंपति ने बाल विवाह प्रतिबंध संस्था बनाया। फूले दंपति ने विधवा विवाह प्रोत्साहन संस्थान चलाया। फूले दंपति ने सती प्रथा की रोकथाम के लिए कार्य किया। फूले दंपति ने बाल हत्या प्रतिबंध गृह बनाया। फूले दंपति ने शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए बहुत सारे शैक्षणिक संस्थानों के स्थापना करी। बुद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था के बाद जो बहुजनों की दुर्दशा रही, उस पर अगर सर्वाधिक किसी ने काम किया तो फूले दंपति ने किया। शायद इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने फूले को अपना गुरु माना, गुरु स्वीकार किया। और आज पुनः देश में शिक्षा की व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है। देश में अगर हम लोग चिंतन करें तो जितना शिक्षा का बुरा हाल है, उतना चिकित्सा का भी बुरा हाल है। और आज शिक्षा का इतना बुरा हाल है कि जो सरकारी संस्थाएं हैं, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे जूनियर हाई स्कूल हो,
चाहे इंटरमीडिएट कॉलेज हो, सरकारें उसे बंद भी नहीं कर रही है और सरकारें उसे चलने भी नहीं दे रही हैं। सरकारों ने ऐसा मन बना लिया है कि वह शिक्षा का निजीकरण करके ही रहेंगी और शिक्षा व्यवस्था वो निजीकरण की तरफ जा रहा है। और जब शिक्षा व्यवस्था का निजीकरण हो रहा है, निजी हाथों में जा रहा है, तो जो बहुजन समाज है, जो साहू फूले के लोग हैं, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लोग हैं, अब उनको चिंतन करना पड़ेगा, उनको नए तरीके से सोचना पड़ेगा। और मैं बार बार लोगों से कहता हूँ, जब भी किसी से बात होती है तो उनसे कहता हूँ कि हमारी जो प्रगति हुई, हमारी जो उन्नति हुई है, वो शिक्षा के कारण ही हुई है। और हमारी जो प्रगति होनी है, उन्नति होनी है, शिक्षा के कारण ही होनी है। इसलिए शिक्षा हमारी सुदृढ़ कैसे हो, इस पे चिंतन मनन करना है, इस पे सोचना है। और आज यहाँ इतना विशाल शिक्षक समूह बैठा हुआ है और जब हम शिक्षकों के बीच में हैं, जब महासभा के बीच में है, तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि देश में हमारे शैक्षणिक संस्थान भी बनने चाहिए। शिक्षा केवल रोजी रोजगार का साधन ही न बन करके रह जाए और ये मान करके भी चलना है कि 10-20 सालों के अंदर ही शायद ऐसी कुछ व्यवस्था हो कि अभी जैसे सरकार का फरमान आया तो बहुत सारे प्राइमरी स्कूल बंद किए जा रहे थे। हो सकता है कि 10-20 सालों में, 50 सालों में कुछ ऐसी बात हो कि कोई कारण बता करके सारे स्कूल बंद कर दिए जाए। फिर आप क्या करेंगे? आपको फिर उसके लिए कौन सी रणनीति बनानी होगी, आप सबको यहाँ ये भी चिंतन करना चाहिए। और ये आगे हो करके ही रहेगा, ये प्राइवेट इसका निजीकरण हो करके ही रहेगा। जब शिक्षा का निजीकरण होगा, फिर उस दौर में आप क्या करेंगे? इसलिए समय रहते हुए आप संगठन भी चलाना है, नौकरी भी करना है, संसाधन भी इकट्ठा करना है, लेकिन जिलों में तो हम लोगों को या शिक्षक वर्ग को, जो अपने शिक्षक समाज के लोग हैं, उनको इकट्ठा करके, उनको थोड़ा बात करके, थोड़ा सा संसाधन इकट्ठा कर करके प्रत्येक जिलों में एक अच्छे से स्कूल और कॉलेजों के बारे में भी सोचना है। हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्कूल बने, हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कॉलेज बने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हम और शिक्षण संस्थानों का जन्म दें, इस पर भी सोचना है। हम लोगों ने स्वयं सारनाथ में एक धम्मा लर्निंग सेंटर की स्थापना करी है। मैं नालंदा का विद्यार्थी रहा हूँ। जब मैं नालंदा में पढ़ रहा था, नालंदा पे, तो मेरा तो उसी समय एकदम रास्ता साफ हो गया था। मैंने तय कर लिया था कि अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद जीवन में कोई बुद्ध विहार न बना करके, बल्कि शिक्षा के केंद्रों को ही बनाऊंगा। और मैं इस बात को उसी समय चिंतन करता था कि जहाँ आस्था होती वहाँ मूर्ख पैदा होते हैं। वो आस्था के केंद्र हमारे भी हो सकते हैं, आस्था के केंद्र दूसरे वालों के भी हो सकते हैं। और अभी भी जो देश में बहुत सारे हमारे विहार बन रहे हैं, बुद्ध विहार बन रहे हैं, वो कहीं न कहीं आस्था के केंद्र बनते जा रहे हैं।
और ये आगे चल करके आस्था के केंद्र मूर्खों को ही पैदा करेंगे। और मैं इस बात को आपके सामने कहना चाहता हूँ कि जितना पैसा बुद्ध विहार बनाने में लगता है उतना पैसा स्कूल बनाने में भी लगता है। जितना पैसा बुद्ध विहार, जितनी जमीन बुद्ध विहार बनाने में लगती है उससे थोड़ा सा जमीन स्कूल बनाने में लगेगा। तो आप स्कूल के लिए आप प्रयास करिए, आप शैक्षणिक केंद्र बनाइए। उसी शैक्षणिक केंद्र में अगर आपके 15 कमरे बनते हैं, इंटर कॉलेज बना रहे 14-15 कमरे बना रहे हैं, एक कमरा और बना लीजिए, उसको विपश्यना हॉल बना दीजिए। उसी में आप भगवान बुद्ध की मूर्ति रखिए, उसी में ध्यान भी करिए, उसी पूजा भी करिए। लेकिन बुद्ध विहार एक कमरे के चक्कर में आप पूरी जमीन को, पूरे पैसे को डंप मत कर दीजिए। हम लोगों ने सारनाथ में इसी उद्देश्य को लेकर के धम्मा लर्निंग सेंटर की स्थापना करी। 2013 से लेकर के अभी धम्मा लर्निंग सेंटर चल रहा है। और आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि जो वंचित समाज के लोग हैं, जो आर्थिक संसाधनों में जो परिवार कमजोर रहे हैं, ऐसे परिवारों को से लगभग हम लोगों ने बहुत सारे सैकड़ों लोगों को धम्मा लर्निंग सेंटर से हमने BA कराया है, धम्मा लर्निंग सेंटर से हमने MA कराया है। और आज भी देश के बहुत सारे विश्वविद्यालय में हमारे विद्यार्थी PhD कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। और हम लोगों ने भी आजमगढ़ में जमीन ली है पिछले साल, लगभग हमारी 2.5-3 एकड़ जमीन है। और इसी फरवरी में हम लोग वहाँ एक इंटरनेशनल बुद्धिस्ट स्कूल बनाने जा रहे हैं, उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। मिर्जापुर में हमारे पास लगभग 7-8 एकड़ जमीन हो गई है। चुनार एक जगह है सारनाथ से लगभग 50-60 किलोमीटर, और हम उस लगभग 7-8 एकड़ जमीन पे भी हम KG से लेकर के PG तक का सपना देख रहे हैं। हम वहाँ KG से लेकर के PG तक अपने शैक्षणिक संस्थान को मतलब प्रारंभ करेंगे। उसके लिए हम रणनीति तैयार कर रहे हैं। हम प्रदेश में बहुत सारे जगहों पे जा रहे हैं, और जो हमारे जानने वाले लोग हैं जो शिक्षा के महत्व को समझ रहे हैं, हम उन लोगों से भी कह रहे हैं कि आप प्रदेश में मुझे कहीं भी 3 एकड़ जमीन दे दीजिए। वो शहर से पास में रहे या शहर से दूर रहे, बस वहाँ जाने का रास्ता रहे, गाड़ियाँ चली जाएं। आप 3 एकड़ ज़मीन दे दीजिए, और उस 3 एकड़ ज़मीन में हम आगे चल करके कोई शैक्षणिक संस्थान डेवलप करेंगे। तो मैं आप लोगों से भी कहूँगा कि आप जिस जिस ज़िले से हैं, बहुत सारे ज़िलों के लोग आए हुए हैं, आप कहीं पे भी आप सस्ती से सस्ती ज़मीन, आप देखिए कम से कम 3 एकड़ हो, वहाँ केवल जाने का रास्ता हो, और हम लोग वहाँ शैक्षणिक संस्थानों का सपना देखें। और वो हमें करना ही पड़ेगा। आज हमारे जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं, जब हम उनको देख रहे हैं और उनके बारे में जब हम सोचते हैं, बहुत सारे लोगों के बारे में, तो मुझे एक बात समझ में आती है। आज जो लोग नौकरी कर रहे हैं या जो लोग नौकरी कर चुके हैं, जिन लोगों ने पढ़ाई करी है, नौकरी पाने के लिए पढ़ाई करी है, और जिस दिन लोगों को नौकरी मिल गई, पढ़ाई करना बंद हो गया। और हमारे शिक्षकों ने भी यही किया है। जो प्राइमरी से लेकर के विश्वविद्यालय तक हैं, वो लोग पढ़ाई केवल नौकरी के लिए किए, और नौकरी मिला तो पढ़ाई करना बंद कर दिया है। और हमारे जो शिक्षक बंधु हैं, जो प्राइमरी से लेकर के विश्वविद्यालय तक पढ़ा रहे हैं, किसी की कोई अच्छी किताब नहीं आ रही है जिसको पढ़ी जाए। बहुत सारे लोगों के बहुत अच्छे रिसर्च पेपर नहीं आ रहे जिसको पढ़ा जाए। और नौकरी के अलावा और भी कुछ चीज़ें जो होनी चाहिए तो नहीं चिंतन में आ रही है। तो मैं आप लोगों से अपील कर रहा हूँ, जब हम माता सावित्री बाई फुले का जन्मदिन मना रहे हैं, इस बात पे भी चिंतन हो, केवल हम समस्या पे बात नहीं करें, हम समाधान तक जाएं। और माता सावित्री बाई का पूरा आंदोलन हमें यही शिक्षा देता है, यही सिखाता है कि केवल हम समस्या की बात नहीं करें, हम समाधान दें।
और माता सावित्री बाई फूले के समय जो समस्याएं थी, माता सावित्री बाई फूले ने, साहू दंपति ने, ज्योतिबा फूले जी ने, वो लोगों ने समस्याओं का समाधान दिया। उन्होंने केवल न केवल शिक्षा की बात करी, बल्कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्होंने बहुत सारे विद्यालय खोले हैं। उन्होंने सती प्रथा को बंद करवाया है। उस समय जो महिलाएं, जो अशिक्षित महिलाएं थी, गरीब महिलाएं थी, वर्ण व्यवस्था से जो पीड़ित महिलाएं थी, सावंती लोग जिनका बलात्कार करते थे, जिनसे अवैध संबंध बनाते थे, जो प्रेग्नेंट होती थी और जो प्रेग्नेंट हो जाती तो उनके सामने एक समस्या होती थी, या तो वो बच्चे को जन्म दे या तो कहीं मर जाए। बहुत सारे लोग मर जाती थी, बहुत सारे लोग बच्चों को जन्म देकर उन्हें ऐसे फेंक देती थी सड़कों पे। माता सावित्री बाई फूले ने, ज्योतिबा फूले ने उन लोगों के लिए प्रसूति गृह बनाया। बहुत सारी वर्ण व्यवस्था की मारी दुखियारी जो महिलाएं थी, जो जिनके लिए सती प्रथा का विधान था कि वह पति की मृत्यु के बाद उनको जलाया जाएगा, चिता पर उनका सती किया जाएगा, उनके लिए उन्होंने पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह का आंदोलन चला, उनका विवाह करवाने का कार्य किया। तो समस्याएं उस समय भी थी, लेकिन उन लोगों ने हमें समाधान दिया है, हमें चिंतन दिया है। तो समस्याएं आज भी है, हमें उस पर समाधान भी ढूंढना है। इन्हीं सब बातों के साथ 2 बजे भोजन का समय था और आप सबको भोजन भी करना है। भोजन के बाद दूसरा सत्र शुरू होना है। डॉक्टर बीपी अशोक साहब आ गए हैं। आपको दूसरे सत्र में डॉक्टर बीपी अशोक साहब को सुनने का अवसर मिलेगा। डॉक्टर अशोक सर बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत सारे विषयों में बहुत अच्छा अध्ययन है। आप अच्छे अधिकारी ही नहीं रहे हैं, बल्कि एक बहुत बड़े विचारक भी हमारे बीच में हैं। मैं यहाँ देख रहा हूँ बहुत सारी उपासिकाएं भी बैठी हैं, महिलाएं बैठी हैं, शिक्षिकाएं बैठी हुई हैं। मैं बाबा साहब अम्बेडकर का एक बात कोट करके अपनी बातों को विराम देना चाहता हूँ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कई बार कहा है कि अगर किसी परिवार का कोई व्यक्ति शिक्षित होता है तो उस परिवार में केवल एक व्यक्ति शिक्षित होता है, लेकिन यदि किसी परिवार में कोई महिला शिक्षित हो रही है तो पूरा परिवार शिक्षित हो रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कई जगह कहा कि अगर किसी परिवार में कोई व्यक्ति बदल जाता है तो केवल व्यक्ति बदल जाता है, और अगर किसी परिवार में कोई महिला बदल जाती है तो पूरा परिवार बदल जाता है। जब हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बात को चिंतन करते हैं तो एक बात बहुत अच्छी लगती, बाबा साहब कितना सच बोल रहे हैं। मैं बहुत सारे ऐसे हजारों लोगों को जानता हूँ जो बदले हैं और वो मंचों पे बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बहुत समाज सुधार भी कर रहे हैं, लेकिन जब घर पे जाते तो उनकी पत्नी उनकी बात नहीं सुन रही है, उनके बच्चे उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। तो मुझे बाबा साहब की बात बहुत सच लग रही है। अगर कोई व्यक्ति बदल जाएगा तो उसको अपने परिवार को बदलने में 50 साल लग जाएगा, और वो व्यक्ति 50 साल में बदल पाएगा नहीं बदल पाएगा ये भी नहीं कहा जा सकता है। और बहुत सारे लोग 50 सालों में बदल नहीं पा रहे हैं, ये भी सच्चाई है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही, अगर किसी परिवार में महिला बदल जाती है तो उन्हें अपने परिवार को बदलने में 5 साल लगता है। और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी महिलाओं को जानता हूँ, यहाँ सुनीता मैडम बैठी थी, ये उपासिकाएं बैठी हुई हैं, मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों को जो महिलाएं बदली हैं वो अपने परिवारों को 5 साल में नहीं 5 महीने में बदली हैं। और जब उपासिकाएं हमारे सामने होती तो मैं लोगों से पूछता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सपना साकार करना है, साहू फूले का सपना साकार करना है, ये माता सावित्री बाई फूले वाला आंदोलन आगे बढ़ाना है, तो बताइए 50 साल में किया जाए कि 5 साल में किया जाए। ये हमारी जो उपासिकाएं बैठी, मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर का सपना 50 साल में पूरा हो कि 5 साल में पूरा हो?
तो मैं इसी विश्वास के साथ अपनी बातों को समाप्त कर रहा हूँ कि 5 साल में पूरा करना है। और आगरा में आप लोगों ने हमसे कहा कि 5 साल में पूरा करना है, फिर हम कभी मिलेंगे। ये 5 साल वाला जो परिवर्तन है वो देखना चाहेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं इस अधिवेशन से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, विशेष रूप से अपने भीषमपाल जी जो इसका नेतृत्व करते हैं, और उनकी जो टीम है विभिन्न जनपदों में, सबको मैं बहुत धन्यवाद देता हूं, सबको मंगल कामनाएं देता हूं। बस अंतिम बात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि वो लोग धन्य होते हैं जो ये लोग सोचते हैं कि जिस समाज में मेरा जन्म हुआ उनका उद्धार करना मेरा कर्तव्य है। तो आप लोग धन्य हैं कि आप इस कड़ाके की सर्दी में सोच रहे हैं कि जिस समाज में हमारा जन्म हुआ है उनका उद्धार करना हमारा कर्तव्य है। इन्हीं सब बातों के साथ पुनः मंगल कामना।